हेलो दोस्तों, आपको सच्ची हॉरर स्टोरी सुनना पसंद है तो हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। चलिए शुरू करते हैं आज की स्टोरी। भूतों का वीराना। एकांत में पड़ा खाली स्थान भूत प्रेतों का घर बन जाता है, क्योंकि यहाँ पर किसी भी प्रकार की पाठ पूजा नहीं होती है, और जहाँ पर पूजा नहीं होती है वहाँ पर भूतों का ही वास बसता है, जिसे आप एक नाम वीराना से भी जान सकते हैं। तो आज मैं आपको वीराना में बसे भूत के बारे में ही बताने जा रहा हूँ। मेरा नाम कपिल मेहता है और मैं गाजियाबाद गोविंदपुरम का रहने वाला हूँ। मेरी एक मेडिकल स्टोर की शॉप है गोविंदपुरम में। मेरा एक बार राजस्थान में जाना हुआ, और वो भी घूमने के लिए ही, क्योंकि मेरा वहाँ पर कोई भी काम नहीं पड़ता है। मुझे पुराने खंडहरों के बारे में जानना और उनमें घूमने का बहुत ही अधिक शौक है। मेरा यही शौक मेरे लिए एक बार बहुत ही मुश्किल भरा हुआ, क्योंकि मैं उन खंडहरों में जा पहुंचा था जिन्हें लोग वीराना के नाम से पुकारते थे। मुझे लगा शायद इनका नाम ही वीराना होगा बस, लेकिन ऐसा नहीं था। वो अपने आप में ही एक वीराने से कम नहीं थे, क्योंकि वहां पर बसती थी भूत प्रेतों की आत्माएं। मैं जब वहां पर पहुंचा तो मुझे वहां की आबो हवा कुछ बदली हुई सी लग रही थी, और वहां से कुछ अजीबो गरीब आवाजें भी आ रही थी। ऐसा लग रहा था कि मैं वहां पर अकेला नहीं बल्कि कोई मेरे साथ साथ चल रहा था, लेकिन दिखाई नहीं दे रहा था। लेकिन किसी के होने का एहसास मुझे लग रहा था। जब मैं कुछ और अंदर जा पहुंचा उस वीराने में, तो मुझे किसी ने पीछे से मेरा नाम लेकर मुझे पुकारा, कपिल। मैंने पीछे देखा तो पेड़ के पास कोई खड़ा था। वो कोई औरत लग रही थी। जैसे ही मैं उसके पास पहुंचा तो वो वहां से गायब हो चुकी थी। मैं उसे ढूंढ ही रहा था कि अब मुझे फिर से एक आवाज आई, कपिल मैं यहाँ हूँ। मैंने देखा तो फिर मुझे वही औरत नजर आई, लेकिन अब वो गायब नहीं हुई थी बल्कि मेरा पास आने का इंतजार कर रही थी। जैसे ही मैं उसके पास पहुंचा तो क्या देखता हूँ कि वो बहुत ही खूबसूरत थी, मानो जैसे भगवान ने उसे बड़ी ही फुर्सत से बनाया हो। उसने मुझे से कहा, तुम यहाँ क्या कर रहे हो कपिल? तो मैंने उससे पूछा कि तुम मेरा नाम कैसे जानते हो? तो उसने मुझे कहा कि मैं तुम्हारी ही यहाँ पर इंतजार कर रही हूँ बरसों से। मैंने कहा, बरसों से? उसने कहा हाँ। वो तुरंत ही एक चुड़ैल के रूप में बदल गई और मुझ पर झपट पड़ी, लेकिन मेरे गले में हनुमान जी का लॉकेट होने के कारण से वो मुझ पर हमला नहीं कर पाई, और मैं वहां से भाग निकला और अपनी जान मैंने वीराने के पास बने हुए एक मंदिर में जाकर बचाई। मैं सुबह होने तक वहीं पर ही रुका रहा। जब सुबह हुए तब मैं वहां से बाहर निकला और बच पाया। तभी से मैंने वीराना खंडहरों में जाना बंद कर दिया, क्योंकि वहां पर इंसान नहीं बल्कि भूत ही रहते हैं, दूसरी कहानी। जिसकी डरावनी हंसी से आज भी रूह कांप जाती है। एक रात मैंने चाचा जी से सुना कि गांव में नदी के पार कुछ रहता है, जो अपनी मर्जी से कोई भी रूप ले लेता है, और उसके हंसने की आवाज बहुत डरावनी होती है, जो दूर दूर तक सुनाई देती है। उसका असली रूप जिसने देखा उनमें से कुछ तो मर गए, और बचे हुए उसके भयानक रूप के बारे में किसी को नहीं बताते थे। गांव के लोग डर के मारे उसका नाम लेने के बजाय वो भी कहते थे। खैर उस रात मैंने ये सारी बात अपने दोस्तों को बताई और साथ चलने को बोला। कुछ तो डर गए और कुछ मेरे साथ चलने को तैयार हो गए। अब हम 4 दोस्त मैं, बिट्टू, पवन और अशोक नदी की तरफ चल पड़े। हम खेतों में से जा रहे थे और आसपास कोई नहीं था। फिर हम नदी के ऊपर बने पुल से नदी पार करके बंजर जगह पर पहुंच गए, जहां बहुत से आक के पौधे थे, जिसके ऊपर आम जैसे फल लगे होते हैं, जिसके अंदर रुई जैसा कुछ होता है। हमें बाद में पता चला कि रात को उस पर थूकने से वो पीछे पड़ जाता है। पवन ने आम समझकर उसे खा लिया और कड़वा होने की वजह से वही पौधे पर थूक दिया। अचानक हमें पीछे से किसी के दौड़ने की आवाज आई, पर वहां कोई नहीं था। हम डरकर घर की तरफ भागे और गांव में पहुंचकर अपने घर की तरफ चल दिए। पवन और बिट्टू का घर एक ही रास्ते में था। जब वो साथ साथ चल रहे थे, तभी पवन के पापा सामने खड़े मिले और बोले कि बेटा मैं तुम्हारा ही इंतजार कर रहा था, और वो तीनों साथ में चल पड़े। बिट्टू के घर के पास पीर बाबा की दरगाह थी। बिट्टू के पापा ने वहां पहुंचने से पहले ही पवन से बोला कि बेटा आज दूसरे रास्ते से चलते हैं।
पवन बोला, चलो ना पापा, इसी रास्ते से चलते हैं। बिट्टू को भी घर छोड़ देंगे और दरगाह पे माथा भी टेक लेंगे। पर उसके पापा ने गुस्से में नहीं बोला और दूसरे रास्ते की तरफ चल पड़े। बिट्टू अपने घर की तरफ चल पड़ा और अचानक दरगाह के पास गिर पड़ा। पवन अपने पापा से हाथ छुड़ाकर बिट्टू को उठाकर उसके घर ले गया। उसने पीछे मुड़कर भी नहीं देखा। जब वो दोनों बिट्टू के घर पहुंचे तो उनके ये देखकर होश उड़ गए कि बिट्टू और पवन दोनों के पापा बातें कर रहे थे। पवन को देखकर वो बोले, कहाँ खेलने गए थे बेटा, इतना टाइम हो गया। पवन घबराकर बाहर की तरफ दौड़ा और उसे दूर दूर तक कोई नजर नहीं आया। और अचानक एक डरावनी हंसी की आवाज सुनाई दी और सब शांत हो गया। उसके बाद ये सारी बात उसने मुझे बताई और आज तक वहां कभी नहीं गए। इस घटना को कई साल बीत गए, लेकिन पवन आज भी उस डरावनी हंसी को नहीं भुला पाया है। तीसरी कहानी। रिक्शा वाले भूत का डरावना सफर। मित्रों, मेरा नाम मनीष यादव है और मैं जयपुर का रहने वाला हूँ। मैं चॉकलेट बेचने वाली एजेंसी के लिए सेल्स एजेंट के तौर पर काम करता था। दिन भर में मुझे 30 से 50 किलोमीटर ट्रैवल करना पड़ता था और अलग अलग लोगों से मिलकर हमारी प्रोडक्ट के ऑर्डर लेने होते थे और माल पहुंचाना होता था। कभी कभी एजेंसी का मालिक मुझे बाइक देता और कभी कभी रिक्शे का भाड़ा दे देता था। 3 महीने पहले एक ऐसे भयानक भूत से मेरा सामना हुआ कि तब से मैंने खौफ और डर के मारे बिस्तर पकड़ लिया है। हुआ यह था कि रोज की तरह सुबह मैं पेन, कैलकुलेटर और ग्राहकों की लिस्ट लेकर बस स्टैंड पर ऑटो रिक्शा का इंतजार करने लगा। तभी एक पुराना ऑटो रिक्शा मेरे पास आकर रुका। मैंने देखा उसके अंदर सफेद कपड़ों वाला, घुंघराले लंबे बालों वाला, काला सा, अधेड़ उम्र का इंसान बैठा था। रिक्शे वाले ने मुझसे पूछा कि कहाँ जाना है। मैंने उसे कहा कि 4 घंटे का काम है और 10 से 15 जगह पर रुकना होगा। वह बोला, ठीक है, बैठ जाओ। मैं बैठ तो गया पर कुछ अजीब महसूस हो रहा था, जैसे कोई मुझे रोक रहा हो उसके साथ जाने से। उसने ऑटो रिक्शा चलाना शुरू किया और ऑडियो टेप बजाने लगा। वह कुछ तंत्र मंत्र वाले श्लोक बजा रहा था और रास्तों में आने वाले मंदिरों से दूर दूर से ऑटो रिक्शा निकालने लगता और मंदिर देखकर गुस्से से चिल्ला देता था, जैसे कि उसे कुछ तकलीफ हो रही हो। ये सब देखकर मुझे पक्का यकीन हो गया कि यह ऑटो वाला आदमी कुछ गड़बड़ है। या तो ये पागल है या फिर इसके अंदर प्रेत भूत का वास है। मैंने फौरन उसे ऑटो रिक्शा रोकने को कहा क्योंकि अब मुझे उससे डर लग रहा था। उसने मुझसे कहा कि भैया, ब्रेक काम नहीं कर रहा है, चुपचाप बैठे रहो। मैं चालू रिक्शे में चिल्लाने लगा। वह इंसान पागलों की तरह जोर से हंसने लगा और फिर वह पूरी तरह से अपनी मुंडी 180 डिग्री घुमाकर मुझे घूरने लगा और बोला कि चिल्लाओगे तो मैं तुम्हें अपनी दुनिया में लेकर चला जाऊंगा। यह सुनकर मैं सुन्न पड़ गया, मेरी जबान हलक से नीचे उतर गई। अब मैं उस रहस्यमय व्यक्ति के हवाले था। वह मुझे घंटों तक सुनसान रास्तों पर ऑटो रिक्शा में घुमाता रहा और अचानक ऑटो रिक्शा रोककर मेरी ओर घूमा और बोला कि तुम जैसे ठंडे खून वाले इंसान का मैं क्या करूं, तुम मेरे किसी काम के नहीं, उतर के भाग जा मेरे ऑटो रिक्शा से, वरना मैं तुझे यहीं निगल जाऊंगा। मैं उस ऑटो रिक्शा से भाग जाना चाहता था, पर मेरे पैर जम गए थे और सांसें थम सी गई थी। एक लकवाग्रस्त इंसान की तरह मैं वहीं लाचार बैठकर डरे जा रहा था और उसे सुने जा रहा था। उसने फिर गुस्से चिल्लाते हुए अंगूठियों से भरा हुआ पंजा में मेरे सिर पर दे मारा और मैं किसी गेंद की तरह उछलकर रोड पर जा गिरा और बेसुध हो गया। जब मेरी आंख खुली तो मैं वहीं उसी ऑटो रिक्शा के पास फुटपाथ पर पड़ा था। अपनी घड़ी देखी तो दोपहर के 12 बज चुके थे और बस स्टैंड पर खड़े लोग नफरत और धिक्कार भरी नजर से मेरी ओर देखे जा रहे थे, जैसे मैं कोई शराबी हूँ और दारू पीकर रोड पर गिरा पड़ा हूँ। मुझ में उठने तक की शक्ति नहीं थी। मैंने लेटे लेटे ही अपने दोस्त को फोन करके मदद के लिए बुलाया और वह मुझे वहां से उठाकर मेरे घर तक ले गया। आज भी मैं डर के साए में हूँ और एक ही डर सताता रहता है कि कहीं फिर से उस ऑटो रिक्शा वाले भूत से मेरा सामना फिर हुआ तो मैं क्या करूँगा। चौथी कहानी। अंधेरी गैलरी। वैसे मैं भूत प्रेतों में विश्वास नहीं करता हूँ, लेकिन उस दिन जो मेरे साथ हुआ उसको देखकर मुझे इस किस्से को आपके समक्ष रखना चाहता हूँ।
एक रात वहां पर हमारे परिवार के 5 सदस्य में मेरी दादी, चाचा, चाची और मेरा चचेरा भाई थे और मैं सोफे पे सो रहा था और दादी से बातें कर रहा था और चाचा, चाची और मेरा चचेरा भाई ऊपरी माले पर बने रूम में सो रहे थे। रात के से 10 बजे थे। तभी मैंने अचानक देखा कि किसी ने गैलरी की बिजली बंद कर दी। जिस रूम में हम बैठे थे वो गैलरी से थोड़ा दूर था और मुझे वहां से गैलरी में कुछ नहीं दिख रहा था। यह पक्का करने के लिए मैंने अपने चचेरे भाई, आकाश, को आवाज दी और दूसरी तरफ मुझे हाँक की आवाज सुनाई दी। मैं चौंक गया कि वो वहां कैसे पहुंच गया, क्योंकि उस गैलरी तक सिर्फ हमारे रूम से ही जाने का रास्ता है। मैंने फिर से तेज आवाज में उसका नाम पुकारा और इस बार भी वही आवाज दुगुनी तेज सुनाई दे रही थी। जब मैंने इसे बार बार सुना तो मैंने बिना डरे उस अंधेरी गैलरी में जाने की सोची और यह देखकर हक्का बक्का रह गया कि वहां कोई भी मौजूद नहीं था। अब मुझे थोड़ा डर लगने लगा। मैं जल्दी से वहां से भागा और मेरे कमरे से होते हुए आकाश के कमरे में गया और देखा कि वो तो सो रहा था। मैंने उसी समय उसे जगाया और गैलरी वाली घटना बताई। आकाश ने कहा कि मैं तो सो रहा था और मैं नीचे तो आया ही नहीं। मैं यह सब सुनकर डर गया कि यह सब कैसे हो गया, क्योंकि कोई चोर भी हमारे कमरे में घुसे बिना उस गैलरी तक नहीं पहुंच सकता। मैंने सोचा ये सब मेरे साथ ही हुआ, लेकिन अगले दिन चाचा ने बताया कि उन्हें भी कभी आवाजें सुनाई देती है, लेकिन वो ध्यान नहीं देते हैं। कुछ महीनों बाद उन्होंने भी वो घर बेचकर दूसरा नया घर ले लिया। 5वीं कहानी। वो कौन थी? सितंबर का महीना था। काली अंधेरी रात थी। धीरे धीरे से हवा की ठंडी लहरें आ रही थी। आकाश में बिजली चमक रही थी। महेंद्र चाचा अपने घर से दूर अपने खेत में खाट में सोए हुए थे। उनका खेत गांव के तालाब के पास था। बारिश के कारण पूरा तालाब भर गया था और खेत में घास भी ज्यादा हो गई थी। उसके कारण अंधेरे में यह सब ज्यादा डरावना लग रहा था। उस तालाब के किनारे आम के 6-7 बड़े बड़े पेड़ थे। आम के पेड़ की डालियों के आवाज भी काफी डरावना लगता था। अचानक खेत में बंधी हुई भैंसों ने चिल्लाना शुरू कर दिया। महेंद्र चाचा को पता ही नहीं चल रहा थी कि आखिर यह भैंसें ऐसा क्यों कर रही है। उन्हें लगा कि शायद ठंडी के कारण यह भैंसें ऐसा कर रही होगी। इसीलिए महेंद्र चाचा के खेत में चिमनी जलाई। उस चिमनी के उजाले में महेंद्र चाचा की नजर उनके खाट पे पड़ी। उन्होंने देखा कि एक स्त्री उनकी खाट पे बैठी है। यह देखकर उनका शरीर डर के मारे कांपने लगा। उसी वक्त आकाश में बिजली का तेज झटका हुआ। वैसे तो महेंद्र चाचा बहादुर थे, लेकिन आज उन्हें भी थोड़ा डर लग रहा था। उसी वक्त काका ने आग में सूखी घास डाली और आग को ज्यादा बढ़ाया। इसकी वजह से वो औरत ठीक से दिखाई दे रही थी। महेंद्र चाचा ने तापने के साथ बैठे बैठे ही बूम लगाई, कौन है? पर सामने से कोई प्रतिक्रिया नहीं मिली। इसीलिए काका अचंभित रह गए। उनकी समझ में कुछ नहीं आया। काका खड़े हो गए। इसीलिए महेंद्र काका ने सोचा कि अब डरने से कुछ नहीं होगा, मुझे हिम्मत से काम लेना पड़ेगा, क्योंकि जो डर गया वो समझो मर गया। चाचा ने एक बड़ी लकड़ी हाथ में ले ली और बोले, कौन हो तुम? तुम्हें क्या लगता है कि मैं तुमसे डर गया हूँ? लेकिन सच तो यही था कि चाचा अंदर से पूरी तरह से डर के मरे कांपने लगे थे। चाचा का यह गुस्से वाला रूप देखकर वो स्त्री खड़ी हो गई और जोर से बोली, क्या तुम मुझसे नहीं डरते? चाचा ने हिम्मत की और बोले, यहाँ से चली जाओ वरना यह लाठी से मार मार के तेरा सिर फोड़ दूंगा। इतना ही बोलता महेंद्र चाचा ने लाठी उठाई और उसी वक्त उस औरत ने आवाज उठाई, अब तू मुझे मेरे ही घर से बाहर निकालेगा? यहाँ पर तो मेरा बचपन गुजरा है। यह मेरा ही घर है। मैं यहाँ सालों से रह रही हूँ। यह सुनकर चाचा का डर और गुस्सा दोनों ही शांत हो गए। उन्हें लग रहा था कि मेरे सामने जो औरत खड़ी है, उसे मैं जानता हूँ, उसकी आवाज भी जानी पहचानी लग रही थी। चाचा सोचने लगे कि आखिर यह औरत है कौन? अगर मैं इस औरत को जानता हूँ, तो आखिर यह इतनी भयानक और विकराल रूप में क्यों है? अचानक, अरे यह तो ज्योति है, मेरी बड़ी बहन। बचपन में मैं और ज्योति साथ में ही खेत में चार काटने का काम करते थे। अब महेंद्र चाचा को पूरी बात समझ में आ गई। यह ज्योति के बचपन की बात है। जब ज्योति 14 साल की थी,
तब इसी खेत में गांव के कुछ बच्चों के साथ खेल रही थी। दूसरे बच्चों की तरह ज्योति भी पेड़ पर चढ़कर एक डाल से दूसरे में डाल पर छलांग लगा रही थी। अचानक ज्योति जिस डाल पर बैठी थी वह डाल टूट गई और ज्योति मुंह के बल नीचे गिर गई। यह देखकर सारे बच्चे डर के मारे चिल्लाने लगे। बच्चों के चिल्लाने की आवाज सुनकर बड़े लोग वहां पहुंचे और ज्योति को उठा के अस्पताल ले गए, लेकिन तब तक काफी देर हो चुकी थी। ज्योति की मौत हो गई थी। महेंद्र चाचा को ये सारी बातें याद आ गई और वह सीधा ज्योति के पास जाके रोने लगे। जब यह बात गांव वालों को पता चली तो सारे गांव वाले चौंक उठे थे। वास्तव में वह ज्योति ही थी। गांव के एक बड़े बुजुर्ग ने कहा कि जब ज्योति मौत हुई थी तब वो एक बच्ची थी, इसीलिए उसे बालक समझ के उसे दफनाया गया था, लेकिन वास्तव में उसका अंतिम संस्कार करने की जरूरत थी। इसीलिए ज्योति की आत्मा आज तक भटक रही है। महेंद्र चाचा ने तुरंत ही ज्योति को जहां दफनाया गया था वहां से उसे निकाला। किसकी भी हिम्मत नहीं हो रही थी कि कोई उसके पास भी जा सके। उसी वक्त ज्योति की आत्मा ने गांव वालों के सामने आके कहा कि हाँ, आपकी बात सही है, मैं मर चुकी हूँ, आप लोगों को मुझसे डरने की जरूरत नहीं है। मैं अभी भी इसी गांव की बेटी हूँ, लेकिन मैं आज तक भटक रही हूँ, मुझे मुक्ति दीजिए। बाद में महेंद्र चाचा ने ज्योति के शव का अग्नि संस्कार किया और उसकी आत्मा को शांति दिलाई। 6वीं कहानी, साया भटक रहा है। आज से कुछ 5-10 साल पुरानी है। रोहन नाम का एक व्यक्ति जिसका गांव पूर्वी उत्तर प्रदेश के एक कस्बाए इलाके में था। वैसे तो वो दिल्ली में नौकरी करता था, लेकिन घर आए हुए काफी समय बीत चुका था, इसीलिए छुट्टी लेकर वह घर आया हुआ था। यह इलाका बेहद सुनसान और घनी झाड़ियों के बीच बसा हुआ था, और इन घनी झाड़ियों के बीच शाम के समय अक्सर सन्नाटा ही पसरा रहता था। रोहन को बचपन से ही छत पर सोने की आदत थी, और बड़े होने के बाद जब भी वह गांव जाता तो अपने घर की खुली छत पर ही सोता था। लेकिन एक रात छत पर सोना ही उसके लिए महंगा साबित हुआ, क्योंकि यह वो रात थी जब उसका सामना एक ऐसे साए से हुआ जो नुकसान पहुंचाने के उद्देश्य से उसके पास तो आया, लेकिन रोहन की सूझबूझ की वजह से वह उसका बाल भी बांका नहीं कर सका। रात का करीब 1 बजा था कि अचानक किसी आवाज ने रोहन की नींद खोल दी। वह अपनी चारपाई से उठकर छत की रेलिंग के पास जाकर आसपास देखने लगा। उसे अपने घर से थोड़ी ही दूर पर किसी साए को इधर उधर घूमते हुए देखा। छोटा सा कस्बाई इलाका था। उसे लगा शायद कोई अपने घर से बाहर आया होगा। वह वापस जाकर चारपाई पर लेट गया। उसे फिर कुछ आवाज सुनाई दी, लेकिन इस बार आवाज थोड़ी ज्यादा पास से आ रही थी। वह फिर उठा और छत से नीचे देखने लगा। उसे अपने घर के पास ही एक साया दिखाई दिया, लेकिन खौफनाक बात यह थी कि वह सिर्फ साया था, उसका शरीर नहीं था। इतने में उसे सीढ़ियों पर किसी के बहुत ही तेजी के साथ चढ़ने की आवाज सुनाई दी। 1 मिनट से भी कम समय में वह साया उसकी नजरों के सामने खड़ा था। उसकी शक्ल, हाथ पैर कुछ भी नहीं था। अगर कुछ था तो वह सिर्फ एक सफेद साया जो धीरे धीरे रोहन की तरफ बढ़ता जा रहा था। कहते हैं बुराई को काटने के लिए अच्छाई का ही सहारा लिया जाता है। इसीलिए उस साए से खुद को बचाने के लिए उस समय रोहन ने कवच कीला करगला मंत्र का जाप करना शुरू कर दिया। वह लगातार 5 मिनट तक यह जाप करता रहा और वह साया उनके पास आता रहा। अचानक ही वह साया अंतर्ध्यान हो गया। वह हवा था और एकदम से हवा में बहकर गायब हो गया। वह कहाँ गया, कहाँ से आया था, कुछ पता नहीं चला, लेकिन कुछ समय जब तक वह साया रोहन के सामने रहा, उन चंद लम्हों ने रोहन के हाथ पांव फुला दिए थे। दोस्तों, आपको वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक, कमेंट और शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।